नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। मेरे साथ है व्यालोक वाणी से स्वामी व्यालोक जी। व्यालोक जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम। महाराज एक बात बताइए। पहले श्रीलंका हुआ, फिर बांग्लादेश हुआ, फिर नेपाल हुआ और अंत में वो आग भड़कती भड़कती, चाहे उस आग को कल बुझा दिया, लेकिन लेह से शुरू हुई, लद्दाख से, और बिहार की तरफ बढ़ी। आग नहीं, लेकिन वो सोच, वो माइंड सेट। उमर अब्दुल्ला का बयान सुन लीजिए, राहुल गांधी का बयान सुनिए, चाहे केजरीवाल का बयान सुनिए, तीनों एक बात कह रहे हैं। उनके बयानों में एक सिमिलैरिटी दिख रही है। मोदी जी ये सब जानबूझ के कराते हैं, ये बीजेपी आरएसएस की ये साजिश है, बिहार चुनाव को रिग करने की कोशिश है। एक बात बताइए, क्या सच में इन मुद्दों का, ये जो घटनाएं हुई हैं, इसका बिहार चुनाव से कोई लेना देना भी है? भाई देखिए, ऐसा है कि अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप मेरे घर गए हुए हैं, उस घर में जहां आप दौड़ने जाते थे जिस शोध संस्थान में, उस शोध संस्थान जी। में आज मुख्यमंत्री अपने पूरे दल बल से आएंगे। 48 करोड़ रुपए उसके पुनरुद्धार के लिए निर्गत हो चुके हैं। टोटल 57 करोड़ खर्च होंगे। ये एक वानगी है। पिछले करीबन 1.5 महीने की आप न्यूज क्लिपिंग्स उठाइए, मीडिया की सुर्खियां उठाइए, तो नीतीश कुमार अपने कैबिनेट में ऐसे फैसले कर रहे हैं और इतनी कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं पूरे राज्य में कि अब ये सब बातें अगर कोई बिहार में कहेगा, आपने मुझसे कह दी, लेकिन अगर आप बिहार में आके ये बात कहेंगे तो लोग हंसने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर आप 2 महीने पहले मुझे ये कहते कि भाई क्या मामला है, तो 2 महीने 3 महीने पहले तक एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था। लेकिन अब वो जी। फैक्टर भी नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार की आप सोचिए, हर एक परिवार की एक महिला को, जिसने भी उद्योग करना चाहा या उद्यमी बनने की जिसने भी इच्छा जताई है या एप्लीकेशन दिया है, उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे और फिर 6 महीने के बाद उसका रिव्यू होगा और आगे के पैसे दिए जाएंगे। अब इसके साथ आप ये देखिए कि परसों कैमूर में थे, 500 करोड़ की योजनाएं वहां चालू हुई। उसके पहले भागलपुर में थे, उसके पहले मुजफ्फरपुर में थे, उसके पहले दरभंगा में थे। मतलब पूरे बिहार में घूम घूम के, और आज सीएम और पीएम दोनों इकट्ठे ये काम करने वाले हैं। एनडीए का जो गठबंधन है उसमें भाजपा जेडीयू बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। उन दोनों के बीच कोई पंगा नहीं है। पंगा है जेडीयू और चिराग के बीच, जिनकी पार्टी है रामविलास, लोजपा रामविलास। और कल मुजफ्फरपुर में लोजपा और जेडीयू के लोगों के बीच मारपीट भी हुई है, कुर्सियां भी चली हैं। लेकिन उसके बाद तुरंत ही वहां पर नेताओं ने मामला संभाल लिया, सब कुछ कर दिया। तो अब ये हास्यास्पद बात है। आप अगर कहेंगे कि लद्दाख हो रहा है, और लद्दाख में क्या मतलब, 40 लोग जो बाहर से बुलाए गए थे जिनको पुलिस ने पकड़ा है, या फिर जो ये इनकी पाकिस्तान वगैरह की यात्राएं थी, वो सब मोदी जी ने कहा था क्या उस चीनी दलाल को, सोनम वांगचुक को करने के लिए? या मोदी जी ने कहा था कि पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस एक तीली की जरूरत है? या फिर मोदी जी ने आई लव के नारे लगाए, जबरदस्ती बिना पुलिस की इजाजत के जुलूस निकाले, उसके बाद हिंदुओं के पोस्टर फाड़े? ये सब क्या मोदी जी ने करवाया है? भाई सीधी सी बात है कि कांग्रेस के गुंडों, कांग्रेसी जो इकोसिस्टम है गुंडों, लुच्चों और गिरोहियों का, वो इस देश में आग लगाना चाहता है। और ये आग तब तक ही रुकी हुई है जब तक केंद्र में ये सरकार है और भारत के लोग एक बड़े
तबके के लोग जो हैं, एक बड़ा हिस्सा जो हमारी जनसंख्या का है वो राष्ट्रवादी है। तो ये पूरा का पूरा कांड तो यार कांग्रेसी गिरोहियों का है। इसमें इस सरकार का लेन देन, या बिहार चुनाव कहां से आ गया? बिहार चुनाव तो अब एक बिल्कुल अलग दिशा पर जा रहा है। आप देखिए इन लोगों ने कल ईबीसी को लेकर क्या किया है, लेकिन ईबीसी पर पहले ही सरकार क्या क्या कर चुकी है वो मैं आगे की बात में बता ही दूंगा। आज पिंकी वाड्रा आ रही है, परसों ये लोग सदाकत आश्रम में थे। तो चल रही है खींचातानी और तमाम चीजें, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कहीं भी कि बिहार में इन बातों का कहीं कोई असर होने वाला है। बिहार में जब एसआईआर का कोई असर नहीं है, लोग जानते तक नहीं है, अधिकांश जनता इस बात से बेखबर है, और उसको ये नहीं समझ में आता है कि भाई जब हर एक चुनाव से पहले या बीच में भी चुनाव आयोग ये कवायद करता ही है, तो कांग्रेस हो या नौवीं फेल हो आरजेडी, वो क्यों ऐसे करती है और उसको क्या इससे मिलता है? तो बिहार की जनता तो अभी ये सोच रही है। जी ठीक। व्यालोक जी, एक और बहुत गंभीर मुद्दा जिस पे आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा, जहां पर इस मुद्दे के ना जो जड़ की बात बताऊं मैं, नीतीश कुमार एक मामले में फेल हुए हैं बहुत बुरी तरह, बुरा ना लगे किसी को। 20 साल हो गए उनको बिहार में सरकार में, लेकिन 20 साल में भी वो बिहारियों के पलायन को रोक नहीं पाए। मैं बुद्धिजीवियों के पलायन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी था, उसकी गूगल में नौकरी लगी, वो अमेरिका चला गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं सर। मैं लेबर की बात कर रहा हूं, मैं उस तबके की बात कर रहा हूं जो रोजी रोटी के लिए तमिलनाडु में कभी पिटाई खा रहे हैं, कभी बिहार से यूपी जाके पिट रहे हैं, कभी पंजाब में पिटाई खाते हैं, कभी बेचारे गुजरात में पीटे जाते हैं, कभी कर्नाटक में पीटे जाते हैं, कभी आंध्र प्रदेश में पीटे जाते हैं। कल आपको पता है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, आप उस बात पे ना हैरान होंगे, एक 73 वर्षीय महिला, हरजिंदर कौर नाम है, अमेरिका में थी, 1992 में गई थी वहां, अब वैलिड वीजे पे गई थी या कैसे गई थी वो नहीं, उसकी जानकारी नहीं है कहीं। 1992 में गई और जाके असाइलम लगा दिया। असाइलम मतलब कि जी मुझे मेरे देश में जान का खतरा है सरकार से, तंत्र से, तो मुझे अपने देश में पॉलिटिकल असाइलम दे दी जाए। बार बार अपील करती रही, उनकी अपील रिजेक्ट होती थी। 2012 में जो उनकी आखिरी अपील थी, जो उनके पास आखिरी चांस था, वो भी रिजेक्ट हो गया। वहां का जो इमिग्रेशन और कस्टम्स का डिपार्टमेंट, उसको आईस कहते हैं, आईसीई, तो उसने इनको बोला कि ठीक है, हर 6 महीने आप यहां चुपचाप काम करिए, टैक्स दीजिए, लेकिन हर 6 महीने में आके हमारे यहां अपना हाजिरी लगाती रहा करिए। 8 सितंबर को अपनी वो 6 महीने वाली पेशी पे गई थी, बैठा लिया आइस वालों ने, ऑफिशियल्स ने हथकड़ी लगाई, लॉस एंजलिस से जॉर्जिया ले गए, जॉर्जिया से इंडिया भेज दिया। पता है पूरी पंजाबी कम्युनिटी में, चाहे वर्ल्ड में कहीं हो, कहीं भी हो सर, रोष का माहौल है, नारे लग रहे हैं, ललकारे लग रहे हैं, मतलब वो अपनी आवाज को सुना रहे हैं पूरे विश्व को। वो एक लड़का था ना, ट्रक ड्राइवर, हरजिंदर या क्या नाम था उसका, जिससे वो यू टर्न ले रहा था और 3 लोग के एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, आपको पता है उसके सपोर्ट में कई लाख लोगों ने पिटीशन भेज दिया ऑनलाइन। सर 200 से ज्यादा ठेला रेडी जिसको कहते हैं लगता था होशियारपुर जिले में। सिर्फ एक रोड है, बाईपास कहते हैं उसको। सर 4 लड़के आए थे, सिर्फ 4 युवक पंजाबी, और वो 200 ठेला उजाड़ दिए। उस जगह पे आज पंजाबी अपनी रेडी ठेला लगा रहे हैं। सर एक बात बताइए, 20 साल से नीतीश कुमार स्वच्छंद राज कर रहे हैं, कोई निष्कंटक, जैसे कहते हैं ना निष्कंटक राज, अश्वमेध यज्ञ के बाद जैसे नहीं, घोड़ा जहां जहां घुमा वहां वहां मेरा राज हो गया। सर अश्वमेध यज्ञ के बाद 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में राजा बाबू बैठे हुए हैं, एक उद्योग नहीं लगा पाए, और 8 साल में योगी जी ने हमारा उत्तर प्रदेश की कायाकल्प कर दी। आज भी पंजाब के इंडस्ट्री से मैं बात करता हूं ना कि चलिए बिहार में इंडस्ट्री लगाइए, तो पता क्या बोलते हैं भैया, कहता कब तुम आरजेडी और लालू के लड़कों को वापस ले आओगे और मेरी लगी लगाई इंडस्ट्री पे आके कब्जा करके तेज प्रताप यादव बैठ जाएंगे, उसका क्या भरोसा, पप्पू यादव बैठ जाएंगे, उसका क्या भरोसा, तेजस्वी को उसमें से हिस्सा चाहिए होगा, उसका क्या भरोसा। आज 20 साल में नीतीश कुमार सिर्फ एक एश्योरेंस नहीं दे पाए और बिहारी पिट रहा है पंजाब में।
देखिए, ऐसा है कि बिहार में नीतीश कुमार का एक फेलियर नहीं रहा है, बहुतेरे फेलियर रहे हैं, बहुतेरी चीजें रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बिहार में अगर उद्योग धंधे या पलायन पर बात करेंगे तो वो एक तरफा नहीं होगी, और उसके लिए एक अलग वीडियो करना पड़ेगा। नीतीश कुमार के राज में सड़कें और बिजली सुधरी हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो उन्होंने पहले अपने कार्यकाल में सुधारा, उसकी कमाई वो आज तक खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के राज में सब कुछ सफेद सफेद है, लेकिन हाँ, जंगल राज से तुलना जब भी होगी, जंगल राज की चीजें जब भी आएंगी, उस समय जरूर ये कहा जाएगा कि नीतीश कुमार के अलावा फिलहाल बिहार के पास कोई विकल्प नहीं है। और जो आपने पलायन की बात कही, उसके लिए देखिए, एक तरफा न तो सरकार जिम्मेदार है, न लोग जिम्मेदार हैं, ये सब सब के सब दोषी हैं। हम भी दोषी हैं, हम यानी यहाँ के नागरिक। दिल्ली में जाके मैं 10,000 रुपए कमा के 5 नहीं 8 लोगों के साथ 10x12 के एक कमरे में रह जाऊंगा, मैं चलाऊंगा रिक्शा, मैं एक छोटे से कमरे में 5-8 लोगों के साथ रहूंगा, लेकिन मैं अपने घर पर मुझे कोई मजदूरी करने के लिए बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। बिहार से कितना पलायन है, बिहार से व्हाइट कॉलर्स भी पलायित हैं, ब्लू कॉलर वाले भी पलायन कर चुके हैं, और मजदूर वर्ग भी है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर वालों को जॉब मिला तो वो चले गए। जॉब क्रिएशन, जिस राज्य में बच्चा पैदा होते ही ABCDEFGHIAS देखता है, जिस राज्य में नौकरी या रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी है, और ये केवल बिहार की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, दुर्भाग्य है हमारे देश। उस राज्य में आप उद्योग की और इसकी बात करेंगे। अभी इतने वर्षों के बाद 25,000 करोड़ की एक निवेश की योजना आई है भागलपुर में। पीरपैंती एक जगह है जहां अडानी ने कहा कि हम लगाएंगे बिजली कारखाना। लगाएंगे। उस पावर प्लांट का विरोध शुरू हो गया है। कल कांग्रेसी पीटे गए, बारिश में कर रहे हैं, और किस बात पर कि अडानी को 1 रुपए की लीज पर क्यों दिया। अरे मूर्खों, और ये मूर्ख नहीं है, सॉरी, धूर्त हैं ये। अरे धूर्तों, तुम्हारे जो शासित प्रदेश हैं, कर्नाटक हैं, या तुम्हारे जो गिरोही हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन जो तमिलनाडु को चला रहे हैं, क्या वहां पर मुफ्त में जमीनें नहीं दी जाती हैं? आप अगर 25,000 करोड़ के निवेश के लिए 25 एकड़ जमीन भी नहीं देंगे तो आप करेंगे क्या भाई? और सरकारें देती हैं, आप बना कर दीजिए। आज के आज अडानी उठकर और चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे, महाराष्ट्र चले जाएंगे, तमिलनाडु चले जाएंगे, कर्नाटक चले जाएंगे, हर एक जगह उनका बाहें फैलाकर स्वागत होगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं ना, मैंने इसीलिए कहा कि एक पूरा वीडियो आपको इस पर करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने क्यों नहीं किया। और देखिए, दूसरी बात, बिहार मजदूरों का सप्लायर बना रहे, ये पूरे देश के हित में है। भाई पंजाब से मार के भगा दिया ना, ठीक है, कुछ दिन के बाद फिर ऐसे झाड़ेंगे और चले जाएंगे। हम बिहारी तो लतखोर हैं, हमें लात खाने में मजा आता है भाई। हमें अगर आत्मसम्मान रहता तो जिस दिन दिल्ली से केजरीवाल ने झूठ बोलकर कोरोना के समय में, उतने विकट समय में बिहारी लोगों को भगाया, तो वो बिहारी अपने घर जब लौटे तो उसके बाद नहीं जाते। आज की डेट में अगर कोई कहता है कि वह भूखे मर रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो बॉस मुझे माफ कीजिएगा, इसमें उसके आलस्य और काहिलियत का ज्यादा योगदान है बनिस्बत सरकार के। सरकार की एक सीमा होती है, सरकारी नौकरियों की एक सीमा होती है। उद्योग नहीं लगे भाई, क्यों नहीं लगे? अशोक पेपर मिल एक हुआ करता था दरभंगा में, 18 बार योजना बनी उसके पुनरुद्धार की, सैकड़ों करोड़ रुपए उसके बकाया हैं सारे मजदूरों के। कितने मजदूर मर गए, कितने खप गए, नहीं हो पाया। क्यों?
क्योंकि यहाँ एक मखाना बोर्ड बनता है बिहारी के में, तो वो दरभंगा में होगा कि पूर्णिया में होगा, उस पर यहाँ के नेता लड़ते हैं। तो बिहार, वो जो आजकल चलता है ना कि बिहार इज नॉट जस्ट फॉर बिगिनर्स, तो उसी तरह बिहार को अगर समझना होगा तो उसको कई सारे लेयर्स हैं, उन सभी लेयर्स को समझना होगा। इसको ऐसे नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार ने उद्योग नहीं लगाया, इसको ऐसे नहीं कह सकते कि क्या कर सकते हैं ये सब। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि नीतीश कुमार का सिर्फ अकेले नहीं है। जब जंगल राज से तुलना करेंगे तो सही बात है कि भाई वो जो बेस एक्चुअली होता है क्या है ना, किसी भी बिल्डिंग टिकती है बेस पे, तो वहां लालू यादव जैसे धूर्त नेताओं का 15 साल का वो जो बेस है ना, वो किसी भी फॉरन, सही बात है, अडानी जैसा आदमी क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है, वो तो इन्वेस्ट कर सकता है। आपकी पूरी बदनामी हो चुकी है भाई, और आप उस सेक्टर में नहीं है। 1 करोड़ की आप लगाइए ना, तुरंत मांगने चले आएंगे साले भिखमंगे कि प्रोटेक्शन मनी दो, रंगदारी दो। रंगदारी शब्द कहां से निकला भाई? रंगदारी टैक्स, ये सब बिहार की कमाई है। और उसके बाद आप उद्योग लगाएंगे? आपका मुंह बड़ा अच्छा है, आपको शर्म नहीं आती है उद्योग की बात करते हुए? आप कैसे लगाएंगे साहब, कहां से लगाएंगे ये बताइए मुझे आप। मैंने पीरपैंती का बताया, मेरे अपने मित्र हैं, उन्होंने जब लगाया था एक, उन्होंने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, लेकिन जब शुरुआत उन्होंने की थी तो क्या क्या झेलना पड़ा उनसे कभी पूछिएगा आप। 5 रुपए का काम करने जाइए बिहार में, आज स्थिति यह है कि सबसे पहले 4 लोग आएंगे आपके पास, कहेंगे कि चलो रंगदारी दो। उसके बाद लोग कहेंगे कि ये क्यों करने आया है, इसका क्या फायदा है। तो जिस राज्य में अपने ही आपस में, दरभंगा का एम्स लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है साहब? पिछले 8 साल से क्यों लटका हुआ है? क्यों यहाँ के लोग, दरभंगी लोग जो मैथिल, गर्विले मैथिल हैं, जिन्होंने दरभंगा को सुअर बाड़ा बना रखा है, आप लोग घूम के आए हैं, सुअर बाड़े में और दरभंगे में कोई अंतर है क्या? सूरपाड़ा लेकिन दरभंगा से दरभंगा साफ का होता है। लेकिन दरभंगा का आदमी कभी नहीं अपने नेता को कहता है, आज मेरे घर के बगल में चीफ मिनिस्टर आया हुआ है, क्यों नहीं उसकी गर्दन पकड़ी गई? क्यों नहीं 200 लोग इकट्ठा हो गए कि भैया इस मिथिलांचल में जहां पानी की कमी नहीं थी, जहां 30 फीट पर पानी निकलता था, आज की डेट में 500 फीट पर पानी निकल रहा है। एक एक बूंद पानी के लिए पिछले 4 महीने से लोग तरस रहे हैं। अगर टैंकर ना हो और हर घर नल योजना ना हो तो बिहार में अभी हाहाकार मचा होगा भाई। इसमें आप उद्योग लगाएंगे और लोगों की प्राथमिकताएं देखिए साहब। ऋषिकेश का बन गया एम्स, चलने लगा, उस समय से दरभंगा का एम्स बन रहा है। ना जाने कितने एम्स बन गए, चलने लगे, ऑपरेशनल हो गए, दरभंगा का नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि वहां के नेता नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्रग माफिया के एजेंट हैं। पूरे दरभंगा में स्वास्थ्य सेवाओं पर जिस तरह माफिया का कब्जा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ सरकारी सिस्टम दुरुस्त हो, यहाँ एम्स बने। हर एक जगह इन लोगों ने आयुष्मान योजना के नाम पर जो नरक मचा रखा है, और मैं कहता चला जाऊंगा भाई, बहुत इसलिए कोई अगर कहता है कि बिहार में उद्योग नहीं है तो मैं हंस देता हूं। अब देखिए, अगर अडानी के इस निवेश के बाद आप ठीक हो जाएं, आप अगर ढंग से रहें, तो हो सकता है कि बिहार में निवेश भी आने लगे। और बिहार वैसे भी उद्योग वाले चरण को छोड़कर आगे बढ़ चुका है। अब बिहार सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ गया है भाई। और आपका देश भी, हम लोग औद्योगिकरण वाले स्टेज से, उस फेज से आगे बढ़ चुके हैं। पूरा भारतवर्ष ही आगे बढ़ चुका है। हमारे यहाँ उतना औद्योगिकरण नहीं हुआ है और अब उसकी जरूरत भी नहीं दिखती है, क्योंकि हम लोग सर्विस सेक्टर में चले गए हैं। अब हम लोग चिप बना रहे हैं, हम लोग नैनो क्या क्या बना रहे हैं, हम लोग सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। तो 3 चीजें हैं, नेताओं के पास विजन नहीं है, जनता के पास अपना केवल पेट भरने के अलावा कोई कारण नहीं है। जो नल जल योजना बनती है उसका
उसको तोड़ने के लिए आपको नेताओं ने कहा है क्या, बिहार की जनता को? और कितने रुपए की वो टोटी आती होगी भाई, 30-35 रुपए की। तोड़ भी दोगे, लगाओगे भी नहीं, पानी बहता रहेगा, पूरे सड़क पर कीचड़ रहेगा, मतलब आप, और आपको उद्योग चाहिए। मुंह धो के आइए जनाब, आपका प्रारब्ध यही है कि 3 करोड़ 4 करोड़ बिहारी लात जूता खाते हुए लतखोर बिहारी इस देश के विभिन्न राज्यों में, विदेशों में मार खाएं, कूटे जाएं, तमाम है। और आपने जो पंजाब की घटना का जिक्र किया, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मैं उस महिला के बारे में जानता हूं। और ये पंजाबियों का सच तो नहीं, खालिस्तानियों की ये पुरानी बीमारी है कि वो जाते हैं भारत से और वहां असाइलम सीख करते हैं। ये 1-2 लोग नहीं करते हैं भाई, वहां सैकड़ों की संख्या में है। और असाइलम जो सीख करता है वो क्या कहता है सर कि लाखों, हमारे देश में, सैकड़ों। मैं वही कह रहा हूं कि वो क्या कहते हैं कि हमारे देश में हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, एक हमारी राजनीतिक विचारधारा की वजह से हमारा प्रोसिक्यूशन हो रहा है, 2 और हमारी जान को खतरा है, इसलिए हमें असाइलम दिया जाए। आज जिस दादी के लिए इनकी छाती फट रही है, उसने तो आप ही ने बताया 7-8 बार कहा है ना, तो उसको क्यों आना देना चाहिए यहाँ? सरकार को भी नहीं लाना चाहिए, उसको जहां जाना है सर जाए। सबसे बड़ी बात पता क्या है, उसको तो एयरपोर्ट पे उतरने नहीं देना चाहिए था। वो एक ग्रीन चैनल होता है ना, एयरपोर्ट में एक एरिया होता है जो ग्रीन चैनल बोलते हैं। ग्रीन चैनल के अगर आप अंदर हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं है, उस देश के नागरिक नहीं जहां एयरपोर्ट बना है। हाँ, ग्रीन चैनल पार करके, इमिग्रेशन पार करके जब आप घुसेंगे तब इंडिया में आएंगे। और वो औरत जो आज से 32 साल पहले चली गई थी और कहती थी कि मुझे तो जी मेरी जान का खतरा है, आज वो यहाँ आई तो ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत हुआ है। उसके घर वाले बड़े तो खुश हैं, वो हमारी दादी वापस आ गई। तो ये आपके देश, आपकी मीडिया, आपके सत्कर्म है ना भाई। मीडिया ने भी उसको बनाया हुआ है दादी दादी दादी, काहे की दादी? अरे राक्षसी है वो, पूतना है, उसको भगाओ यहां से। और ऐसे हर एक व्यक्ति को भगाओ जो इस देश को गाली देकर कहीं असाइलम मांग रहा है। लेकिन इस देश में आप देख रहे हैं कैसे कैसे नाटक चलते हैं। कोई आई लव फलाना का झंडा उठाए हुए है, कोई कहीं कुछ कर दे रहा है, कोई कहीं कुछ कर दे रहा है, कोई लद्दाख कर रहा है, कोई तमिलनाडु कर रहा है, कोई कर्नाटक कर रहा है। तो आपके अंदर समस्या है, उसी तरह बिहारियों को यह समझना होगा कि उनके अंदर समस्या है और उनको इस पर विचार करना होगा। विचार ही नहीं करना होगा, उनको खुद को बदलना होगा। आप जाइए पूरे बिहार में जितनी सरकारी चीजें हैं उनको इस बुरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि उस पर क्या कहा जाए। आप सड़क पर कूड़ा डालेंगे, सड़क पर चलते हुए थूक देंगे, आधी सड़क आप इंक्रोच करके रखेंगे, उसी में आप दरअसल सुअर हैं और सुअर बाड़े के आदि। इतनी सी बात है। तो हम लोग इस पर विमर्श करते रहें, लेकिन बिहार सबसे बड़ा मजदूर सप्लायर बना हुआ है और बना रहेगा अगले 10-20 साल। मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखता, और क्यों नहीं देखता हूं इसके लिए आपको एक अलग वीडियो करना पड़ेगा। जी सर जहां तक देखिए पलायन की बात है ना, तो ये तो सत्य है कि बिहार का पलायन, अभी यूपी बिहार का पलायन रुक नहीं सकता, क्योंकि अभी उतने उद्योग हैं ही नहीं कि वो जो 1-2 करोड़ लोग हैं उनको यहाँ हम रोजगार दे दें या वो भाई, स्वरोजगार कर लें। अब उद्योगों सही की, है ना। अरे उद्योगों की बात ही नहीं है। आप यूपी में आपने कहा कि योगी जी ने पूरा बदल दिया है, ऑब्वियसली बदल दिया है भाई। अब वहां डिफेंस कॉरिडोर है, क्या क्या नहीं है। लेकिन यूपी पहले से भी बचा हुआ था भाई, उसके पास एनसीआर था, हिंदुओं के सारे बड़े तीर्थ वहां हैं, इसलिए यूपी बर्बाद हुआ। लेकिन उस बुरी तरह नहीं हुआ जहां बिहार, और यूपी के पास एक सांत्वना रही कि चलो बिहार तो है, इसको गरिया देंगे, इससे ऊपर तो है। हाँ हाँ, और ये यूपी का आदमी, यूपी के मेरे हाँ तमाम मित्र हैं जिनके अंदर ये कुंठा एकदम भर भर के है। अपना पिछवाड़ा उनको नहीं दिखता है, लेकिन बिहारियों को और बिहार को गाली देने में एक नंबर रहेंगे। और जबकि मैं कहता हूं कि बिहार लखनऊ तक है
और इस चीज को कोई काट के दिखा दे मुझे। आप बलिया जाइए और सिवान जाइए, क्या अंतर है साहब? कुछ नहीं सर, एकदम आप देवरिया गोरखपुर जाइए और आप छपरा और गोपालगंज जाइए, क्या अंतर है? नहीं, न लोगों में कोई अंतर है, न लोगों की सोच में अंतर है, न नेताओं में अंतर है, न घटियापन में अंतर है, न सुअरबाड़े में अंतर है, कोई अंतर नहीं है। उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने थोड़ा बहुत बचा लिया क्योंकि वहां थे। फिर एनसीआर यानी ये जो 3-4 इलाके हैं, गाजियाबाद, नोएडा, इन लोगों ने इतना पैसा दे दिया कि उत्तर प्रदेश बच गया और हिंदू तीर्थ यात्रियों ने उत्तर प्रदेश को बचाया। और उसके बाद योगी जी वहां आए तो उन्होंने भाई लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, सारे क्रिमिनल्स को अंदर किया या ठोका, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आया निवेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए कोई भी नेता हो, कितनी भी गुंडागर्दी हो, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में एकाध विकास के काम जरूर करवाए। भाई बहन जी थी, उन्होंने पार्क ही बनवाए, लेकिन बनवाए। उनके समय में एक्सप्रेसवे बना तो बना, टोटी चोर था उसने भी बनवाया। सारे कुकर्मों के बावजूद उन लोगों ने अपने राज्य को खस्ता हाल नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ के नेताओं का क्या हाल है? गुजरात में 2 सेमीकंडक्टर चिप की यूनिट लगी है, बहुत बहुत बधाई हो। अरे बिहारियों को लाने के लिए 25,000 ट्रेनें चलेंगी। बिहार सरकार एसी बसें चला रही है बिहारी मजदूरों को लाने के लिए। तो ये आत्मचिंतन का समय है बिहारियों के लिए। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं जब भी बिहार कहता हूं तो वो लखनऊ तक होता है, और इसको आप काट नहीं सकते हैं। मेरे यूपी के मित्र हैं, उनके लिए अब तो और ज्यादा ये खुशी की बात है कि अब तो अरे बिहार से देखो अंतर कितना है। लेकिन आप बस दूसरे स्थान पर हैं मालिक, कभी भी उससे ऊपर चल के देखिए। जी व्यालोक जी, मैं अभी आपके घर भी आया था, पूरा बिहार हमने कवर किया करीब करीब। मैं आपको एक बात बताऊं, यूपी से बहुत बेटर है बिहार। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बस पीछे रह गया है, और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर सिर्फ और सिर्फ अपना डंडा कड़ा कर लेना, वो जो नीतीश कुमार का लिजलिजा डंडा है ना, सिर्फ उसको अगर कड़ा कर दें, और यहाँ जो 2-4 माफिया है ना, आनंद मोहन सिंह, पप्पू यादव, ये मोकामा वाले हैं, फलाने ढिमकाने भूमियार माफिया, सिर्फ मैं इनको आपको निपटाने की जरूरत बताऊं है। मैं आपको बताऊं कि 2015 से 20 तक जो पहला टर्म था, सॉरी 2005 से 10 का जो टर्म था, नीतीश कुमार का पहला टर्म, उस टर्म में, और ये आज जितने कांड हो रहे हैं ना, बुलडोजर छोड़ के सारे कांड नीतीश कुमार ने किए थे। माफिया के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाए, 50,000 माफिया बिहार से पलायन कर गए थे या जेल में डाल दिए गए थे। माफिया की संपत्ति जब्त कर उसमें स्कूल वगैरह खोले गए। लेकिन उसके बाद एक इल्हाम हुआ कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बनना है। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा कुकर्म किया, बिहार का कोढ़ जो लालू खानदान है उसको उन्होंने पुनर्जीवन दिया, संजीवनी दे दी। और उसके बाद से आज तक हम लोग लगातार पीछे ही चलते आए। अब फिर सुधरे हैं, अब देखिए क्या होता है अगले टर्म तक। चीजें सुधर रही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बिगड़ी हुई थी। इसलिए भी आप देखिए, कोई माइनस में अगर है तो एक भी अगर जाएगा तो लोग कहेंगे ना कि बहुत प्रगति है, और कोई अगर 20 पर है तो 20 से 25 जाने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिहार अभी इतना नीचे है कि हम लोग जब देखते हैं तो लगता है कि नहीं ठीक है, चलो चीजें सुधर तो रही हैं। आज मैं पटना में 11-12 बजे रात में घूम सकता हूँ। मरीन ड्राइव पर 9वीं फेल 2 बजे रात में वीडियो बनाता है, रील बनाता है। ये सब हम लोगों के लिए अकल्पनीय था, अकल्पनीय। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार को वही समझ सकता है जिसने वो दौर देखा है। और मैं हर एक वीडियो में ये क्यों कहता हूं कि कुछ भी करो, मैं नहीं कहता किसको वोट दो, लेकिन किसको वोट नहीं दो वो मैं जरूर कहता हूं अपने हर एक वीडियो में, और कहता रहूंगा। इस नासूर खानदान को बिहार की राजनीति से दूर करो, इसको एक भी सीट नहीं आनी चाहिए। हालांकि ये बिहारियों की महानता है कि उसको
पिछली बार तो उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी ही बना दिया था। जी व्यालोक जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात खत्म करने से पहले सिर्फ एक लाइन की बात करूंगा। मुझे बिहार में और बिहारियों में से एक चीज की कमी लग रही है, बिहारी अस्मिता की। किसी जमाने में बिहार पथ प्रदर्शक था, किस राह पे चलना है पूरे अखंड भारत को बिहार ने दिखाया है। लेकिन आज बिहार में सिर्फ एक चीज की कमी रह गई है कि बिहारी अपनी अस्मिता उसको भूल चुका है। पता नहीं क्या कारण भाई, है। बिहारियों को अपना ज्ञान ही नहीं है। नहीं, ज्ञान वो क्यों नहीं है? मतलब लगातार इतना लतियाया गया है। हिंदुओं को अपनी अस्मिता का ज्ञान है क्या? भारतीयों को अस्मिता का ज्ञान है क्या? तो बिहारियों को कहां से रहेगा? 1200 वर्षों का पतन है मित्र। 12 दिन में या 12 साल में ठीक नहीं होगा। लगातार इस पर बात करनी होगी, लगातार कुरेदना होगा। अभी तो बिहार की 80% जनसंख्या को यही मतलब है कि किसी तरह वो जिंदा रहे, किसी तरह वो करे। और पिछले 2-3 साल से जो ये राशन कांड चल रहा है सरकार का, इसने बिहारियों को और परजीवी बनाया है। आप बिहार में जाइए, आपको मजदूर नहीं मिलेंगे। बैठे हुए ताश खेलते रहेंगे, वो कहेंगे कि नहीं आज मूड नहीं है। तो वही मैंने कहा कि इस पर अलग से वीडियो करना पड़ेगा। जी आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यालोक जी का चैनल है व्यालोक वाणी, उसको भी सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस पे जाएं। जो ये बातें बोलते हैं वो समाज के हित की बातें हैं, बिहार के हित की बात करते हैं, सनातन के हित की बात करते हैं। और इनके पिताजी के साथ इन्होंने एक वीडियो बनाई, उसको तो जरूर देखें, तो आपको पता चलेगा आत्मचिंतन, अवलोकन, धर्म, ये 3 चीजें कितनी जरूरी है एक जीवन के इंसान में। व्यालोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। व्यालोक वाणी और जय स्लो सिया जिंदगी राम। दोनों में वीडियो आएगा, इसको देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद व्यालोक जी, जय श्री राम। जय सिया राम।